2022 सितंबर के 16वें के 70-7-506 निर्णय के अनुसार मैं यूक्रेन के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि को राज्य के प्रमुख वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा एक संबोधन पेश करने के लिए मंजिल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा पूर्व दर्ज किए गए बयान को पेश करने का सम्मान है। दुनिया के सभी लोगों को बधाई जो विभिन्न और समान राष्ट्रों के बीच शांति और एकता को महत्व देते हैं। मैं आप सभी की शांति की कामना करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हम शांति बहाल करने और सशस्त्र आक्रमण का शिकार होने वाले किसी भी राष्ट्र के लिए शांति की गारंटी देने के अपने प्रयासों में एकजुट हैं। यूक्रेन के खिलाफ एक अपराध किया गया है और हम सिर्फ सजा की मांग करते हैं। अपराध हमारे राज्य की सीमाओं के खिलाफ किया गया था। अपराध हमारे लोगों के जीवन के खिलाफ किया गया था। अपराध हमारी महिलाओं और पुरुषों की गरिमा के खिलाफ किया गया था। अपराध उन मूल्यों के खिलाफ किया गया था जो आपको और मुझे संयुक्त राष्ट्र का एक समुदाय बनाते हैं। सजा होनी चाहिए। और यूक्रेन हमारे क्षेत्र को चुराने की कोशिश के लिए रूस को सजा की मांग करता है। हम यूक्रेनियन हजारों नागरिकों की हत्याओं के लिए सजा की मांग करते हैं। हम महिलाओं और पुरुषों के उत्पीड़न और अपमान के लिए सजा की मांग करते हैं। हम उस विनाशकारी अशांति के लिए सजा की मांग करते हैं जिसे रूस ने अपने अवैध युद्ध से उकसाया और न केवल हमारे लिए बल्कि यूक्रेनियन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस हॉल में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह युद्ध अवैध है। मैं यूक्रेन की ओर से बोल रहा हूं। मैं राज्य की ओर से बोल रहा हूं जो अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर है लेकिन उसके पास शांति का सूत्र है। अभी मैं उन सभी लोगों से बात कर रहा हूं जो यह सुनना चाहते हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। मैं एक सूत्र प्रस्तुत करूंगा जो न केवल हमारे लिए बल्कि किसी के लिए भी काम कर सकता है जो हमारे जैसी ही परिस्थितियों में खुद को पा सकता है। मैं आपको एक सूत्र प्रस्तुत करूंगा जो अपराध को दंडित करता है, जीवन की रक्षा करता है, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को पुनर्स्थापित करता है। यह एक सूत्र है जो सुरक्षा की गारंटी देता है और दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। कुल मिलाकर शांति के लिए 5 पूर्व शर्त हैं। महासभा के प्रिय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र के प्रिय महासचिव, प्रिय राज्यों और सरकारों के प्रमुखों, प्रिय पत्रकारों, दुनिया के राष्ट्र, सभी यूक्रेनियन शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। यूरोप शांतिपूर्ण जीवन चाहता है। दुनिया शांतिपूर्ण जीवन चाहती है। और हम पहले ही एक ऐसा राज्य देख चुके हैं जो केवल वही है जो युद्ध चाहता है, शांतिपूर्ण जीवन नहीं। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में से केवल एक ही इकाई है जो अब कहेगी यदि केवल वह मेरे भाषण को बाधित कर सकता है तो वह इस भयानक युद्ध से खुश है। यह उसका भयानक अवैध युद्ध है। लेकिन हम इस इकाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, भले ही यह दुनिया का सबसे बड़ा राज्य हो। हम इसे कभी नहीं होने देंगे। यूक्रेनियन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए युद्ध के मैदान पर अविश्वसनीय ताकत दिखाई। और कोई भी हमें अभी या भविष्य में कमजोरी या अपने लिए लड़ने में असमर्थता के साथ हमारी स्वतंत्रता के लिए फटकार नहीं लगाएगा। हम इस लड़ाई में एक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और हम देखते हैं कि इस युद्ध का अंत क्या होगा और एक स्थिर शांति की गारंटी क्या होगी। हम देखते हैं कि क्या होने की अधिक संभावना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर राष्ट्रों की समानता की घोषणा करता है और हमने साबित कर दिया कि यूक्रेन भी बराबरी के बीच समान है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर सीमाओं की हिंसा की रक्षा करता है और हम निश्चित रूप से अपने राज्य से कब्जाधारियों को खदेड़कर अपनी यूक्रेनी सीमा रेखा की पुष्टि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव अधिकारों, गरिमा और जीवन के मूल्य को निर्धारित करता है और हम मानवाधिकारों, गरिमा और जीवन के मूल्य को भी निर्धारित करते हैं। प्रत्येक यूक्रेनी शहर रूसी कब्जे से मुक्त हो गया है। हमने इस युद्ध को नहीं भड़काया।
इस युद्ध को रोकने के लिए हमने वास्तव में विभिन्न स्वरूपों में 88 दौर की बातचीत की। हमने इसे अपनी अध्यक्षता के प्रारंभ से ही इस वर्ष 24 फरवरी तक किया। लेकिन रूस आक्रामकता के अपराध को रोकने के बजाय जो उसने 2014 में वापस शुरू किया, इसे पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में बदल दिया। और हमारे पास अपना बचाव करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और हम इसे अभी करते हैं। हम हमलावर को यूक्रेनी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा से परे धकेलते हैं, जैसा कि हमें करना चाहिए। और यह हमारे शांति सूत्र की पहली वस्तु है। यह व्यापक वस्तु है। सूत्र का पहला आइटम सजा है। यह आक्रामकता के अपराध की सजा है। यह सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की सजा है। यह वह सजा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा बहाल होने तक लागू होनी चाहिए। यह तब तक होना चाहिए जब तक कि आक्रामकता बंद न हो जाए और जब तक युद्ध में हुए नुकसान और नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो जाती। इसलिए हमलावर के खिलाफ प्रतिबंध शांति सूत्र का हिस्सा हैं। यह एक सजा है। व्यापार और हमलावर के साथ संबंधों को अवरुद्ध करना शांति सूत्र का हिस्सा है। यह सब सजा है। जब तक हमलावर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निर्णय लेने वाला पक्ष है, तब तक उसे उनसे अलग-थलग रहना चाहिए, कम से कम जब तक आक्रामकता बनी रहे। उसे वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। हमलावर को प्रतिनिधिमंडल के अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए और वीटो के अधिकार को हटा दिया जाना चाहिए अगर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। संस्थानों के भीतर हमलावर को दंडित करने के लिए हमें उन प्रचारकों से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए जो आक्रामकता को सही ठहराते हैं, बल्कि सजा के रूप में उनके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिबंधों का एक पूरा पैकेज लागू करते हैं। झूठ बोलने की यही सही सजा होगी। हमलावर राज्य के नागरिकों को उन लोगों के क्षेत्र में पर्यटन या खरीदारी का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो शांति को महत्व देते हैं, लेकिन अपने ही राज्य की आक्रामकता के खिलाफ लड़ने के लिए वीजा प्रतिबंधों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। यह बुराई और इस युद्ध को बढ़ावा देने की सजा है। हमारे राज्य के खिलाफ आक्रामकता के अपराध के लिए सभी कार्यों के लिए रूस को दंडित करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए। यह सभी होने वाले हमलावरों के लिए संकेत बन जाएगा कि उन्हें हर जगह शांति को महत्व देना चाहिए या दुनिया द्वारा जिम्मेदारी पर लाया जाना चाहिए। हमने ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए सटीक कदम पहले ही तैयार कर लिए हैं। उन्हें जल्द से जल्द सभी राज्यों के सामने पेश किया जाएगा। यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र महासभा से अंतर्राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति तंत्र का समर्थन करने की अपील करेगा। हम आपके समर्थन पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं। रूस को इस युद्ध के लिए अपनी संपत्ति और उसने जो कुछ भी किया है उसके साथ भुगतान करना चाहिए। यह भी एक सजा है। यह रूसी अधिकारियों के लिए सबसे भयानक दंडों में से एक है जो हर चीज से ऊपर पैसे को महत्व देते हैं। शांति सूत्र की दूसरी वस्तु जीवन की सुरक्षा है। यह सबसे ठोस वस्तु है। अब जबकि महासभा के सत्र जारी हैं, खार्किव क्षेत्र के यूक्रेनी शहर इज्यूम में सामूहिक दफन से शवों को निकालने का काम चल रहा है। यह तब हुआ जब लगभग आधे वर्ष के दौरान इस क्षेत्र पर रूसी सैनिकों का नियंत्रण रहा। वहां महिलाओं और पुरुषों, बच्चों और वयस्कों, नागरिकों और सैनिकों के शव पाए गए। 445 कब्रें पहले ही मिल चुकी हैं। एक परिवार है जो रूसी हवाई हमले के बाद एक घर के मलबे में दबकर मर गया। माता पिता, 6 और 8 साल की लड़कियां और उनके दादा दादी थे। वहां एक व्यक्ति मिला जिसका रस्सी से गला घोंटा गया था। एक महिला का शव है जिसकी पसलियां टूटी हैं और पूरे शरीर पर घाव हैं। यहां तक कि एक आदमी भी मिला था जिसे हत्या से पहले बधिया कर दिया गया था। और वास्तव में यह पहला मामला नहीं है। कृपया रूस के प्रतिनिधियों से पूछें कि रूसी सेना ऐसी क्यों है। रूसी सेना को कैस्ट्रेशन का इतना जुनून क्यों है? उनके साथ ऐसा क्या किया गया कि वे दूसरों के साथ ऐसा करना चाहते हैं?
और केवल एक चीज है जो इजियम में सामूहिक दफनाने से अलग है, जो दुनिया ने बुका में देखी थी, और यह वास्तव में दफन ही है। बुका की तुलना में रूसी सेना इजियम में अधिक समय तक थी, और इसलिए मारे गए लोगों के शवों को दफनाया गया और सड़कों पर नहीं बिखेरा गया। रूसी सैनिकों के पास ऐसा करने का समय था। तो हम रूसी सेना को यूक्रेन की धरती पर कहीं जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, यह जानते हुए कि वे हर जगह इस तरह की सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हमें सबके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। दुनिया को भी सबके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। सशस्त्र आक्रमण से पीड़ित प्रत्येक राज्य को अपने नागरिकों की रक्षा करने और अपने क्षेत्र को मुक्त करने के अवसर की आवश्यकता होती है। अगर उसे हथियारों या गोले की मदद की जरूरत है तो उन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए अगर आपको आर्थिक मदद की जरूरत है तो दी जानी चाहिए। यदि इसके लिए आवश्यक है तो खुफिया डेटा के साथ मदद करना बस करो। लेकिन यहां जिस चीज की जरूरत नहीं है वह है झूठ। हम अपने पूरे क्षेत्र में यूक्रेनी ध्वज वापस कर सकते हैं। हम इसे हथियारों के बल से कर सकते हैं, लेकिन हमें समय चाहिए। हमने इसे तेज करने की कोशिश की। हमने बातचीत के माध्यम से यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बुनियादी प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन रूस वास्तविक वार्ता से डरता है और किसी भी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा नहीं करना चाहता है। रूस सभी से झूठ बोलता है, जैसा कि हमलावरों के लिए, आतंकवादियों के लिए विशिष्ट है। अब भी जब रूस वार्ता की बात करता है तो वह केवल अपने पीछे हटने को धीमा करना चाहता है। रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र पर सर्दी बिताना चाहता है और एक नए आक्रमण का प्रयास करने के लिए सेना तैयार करना चाहता है। वे नए मामले बनाना चाहते हैं, जैसे कि यह बुका इजियम में था। या कम से कम रूस कब्जे वाली भूमि पर किलेबंदी तैयार करना चाहता है और मातृभूमि पर सैन्य लामबंदी करना चाहता है। हम विलंबित युद्ध के लिए सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि तब यह अब के युद्ध से भी भयानक होगा। हमारे लिए यह हमारे जीवन के लिए एक युद्ध है। इसलिए हमें रक्षा सहायता की आवश्यकता है, हथियार, सैन्य उपकरण और गोले। आक्रामक हथियार एक लंबी दूरी की एक हमारी भूमि को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है, और रक्षात्मक प्रणाली सबसे ऊपर वायु रक्षा। और निश्चित रूप से हमें आंतरिक स्थिरता बनाए रखने और अपने लोगों के लिए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के जीवन के दो तत्व हैं। तो हमारे शांति सूत्र का दूसरा आइटम जीवन की सुरक्षा है, सभी उपलब्ध माध्यमों से जो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अनुमत हैं। हमारे शांति फार्मूले की तीसरी मद सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना है। जरा देखिए कि रूस ने अपने युद्ध से वैश्विक सुरक्षा के कितने तत्वों को कमजोर किया है। इसने बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। हम पहले से ही समुद्री सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा बहाल कर रहे हैं, और मैं श्रीमान एंटोनियो गुटेरेस को उनकी व्यक्तिगत भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन देशों की सूची दूंगा जो पहले ही यूक्रेनी कृषि उत्पाद प्राप्त कर चुके हैं। यह अल्जीरिया, इथियोपिया, मिस्र, लीबिया, केन्या, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, इजराइल, भारत, ईरान, यमन, साइप्रस, चीन, कोरिया, लेबनान, तुर्की है। बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी, रोमानिया और फ्रांस। 27 देश, और ये सभी देश पहले ही यूक्रेनी कृषि उत्पाद प्राप्त कर चुके हैं। और हमें समुद्र के रास्ते कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ानी होगी। बाजार की स्थितियों में और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम के तहत, जिसके लिए यूक्रेन हमेशा एक विश्वसनीय भागीदार है। और वैसे युद्ध के कारण हमारे सामने आने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद हमने इथियोपिया और सोमालिया को मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसलिए हम उन्हें अतिरिक्त मात्रा में यूक्रेनी गेहूं भेजेंगे। लेकिन अन्य सुरक्षा तत्वों के साथ यह अधिक कठिन है। महासभा की बैठक की पूर्व संध्या पर
रूस ने दक्षिण यूक्रेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर मिसाइलें दागीं। विस्फोट ने परमाणु संयंत्र की इमारतों को प्रभावित किया, खिड़कियां टूट गईं, दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। रॉकेट परमाणु रिएक्टरों की दीवारों से केवल 300 मीटर की दूरी पर फटे। और यह आईएईए की रूस से यूक्रेन की किसी भी परमाणु सुविधाओं के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि को रोकने के लिए स्पष्ट अपील के बाद हो रहा है, विशेष रूप से ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा स्टेशन के खिलाफ। ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप में सबसे बड़ा है, जिसे रूस ने लक्ष्य में बदल दिया है। यही आपको लक्ष्य बनाता है। रूस ने हमें निशाना बनाया है। रूसी विकिरण ब्लैकमेलिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप सभी को चिंतित होना चाहिए। यह आपको चिंतित करना चाहिए क्योंकि आप में से कोई भी विकिरण बीमारी के खिलाफ टीका नहीं ढूंढ पाएगा। जीवन संकट की लागत दर्जनों देशों में जारी है और यह विश्व ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के कारण हुआ। वैश्विक मूल्य अशांति के मुख्य कारक को हटाना आवश्यक है, अर्थात रूसी ऊर्जा ब्लैकमेलिंग। उन कीमतों को सीमित करना आवश्यक है जिन पर रूस अपने ऊर्जा संसाधनों का निर्यात करता है। रूसी तेल और गैस बनाना आवश्यक है, फिर से सामान्य सामान। वर्तमान में तेल और गैस रूस के ऊर्जा हथियार हैं, और केवल इसलिए कि यह रूस के हथियार हैं, रूस बाजारों में हेरफेर करता है ताकि बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल सभी के लिए एक सामान्य वस्तु होने के बजाय कुछ का विशेषाधिकार बन जाए। कीमतों को सीमित करना दुनिया की सुरक्षा कर रहा है। यह दुनिया में ऊर्जा और मूल्य सुरक्षा बहाल करने का वास्तविक तरीका है। लेकिन क्या दुनिया इसके लिए जाएगी या यह डर जाएगा? क्या वह रूसी खतरों से डरेगा? केवल एक मजबूत कदम उठाना आवश्यक है, जिसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमें सब कुछ हल करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए समय पहले ही आ चुका है। यह महत्वपूर्ण कदम सब कुछ ठीक कर देगा। यह किया जाना चाहिए, खासकर रूसी मिसाइल आतंक के बाद, नरसंहार के बाद, मारियुपोल के बाद, रूसी सेना द्वारा ओलेनिवका में यूक्रेनी कैदियों को जलाने के बाद, बंदरगाहों को अवरुद्ध करने के बाद, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर रूसी टैंकों और मिसाइलों के हमलों के बाद, और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के बाद, और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूसी प्रचारकों के लिए अपवाद नहीं, नियम बन गई है। हमें अंततः रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हमें इसे हर स्तर पर करना चाहिए। सभी देशों में जो शांति और मानव जीवन की सुरक्षा के मूल्यों को स्वीकार करते हैं। कानूनी तौर पर, राजनीतिक रूप से, यदि आपके पास कानूनी तंत्र नहीं है तो आप संसद में राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं। यह वैश्विक सुरक्षा बहाल करने का वास्तविक आधार है। यदि यह कड़ा कदम उठाया जाए तो संशय दूर हो जाएगा क्या अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। और जो बहुत संवेदनशील है वह है राज्य की सीमा, क्षेत्रीय अखंडता। जब एक देश दूसरे राज्य के क्षेत्र को चुराने की कोशिश करता है तो यह सभी विश्व राष्ट्रों पर हमला करता है। सशस्त्र आक्रमण का सामना करने वाले राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल किए बिना वैश्विक सुरक्षा को बहाल नहीं किया जा सकता है। ताकि हम यूक्रेनी शांति सूत्र के तीसरे मद पर आएं, और यह सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली है। चौथा आइटम सुरक्षा गारंटी है। हर देश को सुरक्षा गारंटी का अधिकार है। न केवल सबसे बड़े राष्ट्र, न केवल सबसे भाग्यशाली। हमारे पास यूक्रेन और यूरोप और दुनिया के लिए सुरक्षा ढांचे को उन्नत करने के प्रस्ताव हैं। सुरक्षा ढांचे में यह उन्नयन किसी भी देश के खिलाफ और अधिक आक्रामकता की अनुमति नहीं देगा। हम उन्हें पहले से ही अपने भागीदारों के सामने पेश कर रहे हैं। हम कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियों के लिए प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। तो ये गारंटी देने वालों के लिए कार्रवाई करने की शर्तें हैं और परिणाम लाने के लिए उनके कार्यों की समय सीमा, भूमि, समुद्र और हवा में परिणाम, कूटनीति और राजनीति में, अर्थव्यवस्था और वित्त में, हथियार और खुफिया जानकारी प्रदान करने में।
और आप में से प्रत्येक जो हमारे शांति सूत्र का पाठ प्राप्त करेगा, यह भी देखेगा कि हम सुरक्षा गारंटी के रूप में क्या पेशकश करते हैं। मैं अपने प्रस्तावों की तुलना ग्रह पर मौजूद किसी भी गठबंधन की गारंटी के साथ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी युद्ध शुरू होने के बाद उसे रोकने के बजाय हमेशा बेहतर होता है। और यूक्रेनी शांति सूत्र का 5वां आइटम दृढ़ संकल्प है। यह कुछ ऐसा है जिसके बिना अन्य 4 वस्तुएं काम नहीं करेंगी। यह लड़ने का हमारा संकल्प है। यह हमारी और खुद की मदद करने के लिए भागीदारों का दृढ़ संकल्प है। और इसमें निश्चित रूप से दुनिया का दृढ़ संकल्प शामिल है, जो सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ लड़ता है और सभी को धमकी देने वाले को आदेश देने के लिए बुलाता है। बहुत जरूरी है। तो हमारे फार्मूले के सभी 5 आइटम ये हैं: आक्रामकता के लिए सजा, जीवन की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली, सुरक्षा गारंटी और अपनी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प। यह वास्तव में अपराध और सजा का सूत्र है जो रूस को पहले से ही अच्छी तरह से पता है। और यह न्याय और कानून और व्यवस्था का सूत्र है जिसे रूस ने अभी तक और साथ ही किसी अन्य संभावित हमलावरों को सीखना बाकी है। हमारे फॉर्मूले में क्या नहीं है? तटस्थता। तटस्थता के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग तटस्थता की बात करते हैं जब मानवीय मूल्यों और शांति पर हमला हो रहा है, उनका मतलब कुछ और है। वे उदासीनता के बारे में बात करते हैं, हर कोई अपने लिए। यहां वे क्या कहते हैं? वे एक दूसरे की समस्याओं में दिलचस्पी लेने का दिखावा करते हैं। वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन सिर्फ औपचारिक रूप से। वे केवल प्रोटोकॉल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और इसलिए वे किसी की रक्षा करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करते हैं। यह वही है जो युद्ध के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है और शांति के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए इसे ठीक करने की आवश्यकता है। आपको बस दृढ़ संकल्प की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के बारे में बहुत सारी बातें हुई। यह सब कैसे समाप्त हुआ? कोई परिणाम नहीं। यदि आप हमारे शांति सूत्र को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसका कार्यान्वयन पहले से ही संयुक्त राष्ट्र का वास्तविक सुधार होता जा रहा है। हमारा सूत्र सार्वभौमिक है और यह सूत्र दुनिया के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। सूत्र दुनिया के बहुमत के लिए कहता है और उन लोगों या राज्यों के प्रतिनिधित्व का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अनसुना रहे। और ऐसा लगता है कि यह एक असंतुलन है जब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अधिकांश एशिया, मध्य और पूर्वी यूरोप वीटो के अधिकार का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद कभी वीटो का अधिकार नहीं था। और यही यूक्रेन बात कर रहा है। और क्या आपने कभी रूस से ऐसे शब्द सुने हैं? लेकिन यह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। किसी कारण के लिए। क्यों जापान या ब्राजील नहीं, तुर्की या भारत नहीं, जर्मनी या यूक्रेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य क्यों नहीं हैं? वह दिन आएगा जब इसका समाधान हो जाएगा। जहां तक यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता का संबंध है, शायद आपने रूस से बातचीत के बारे में अलग अलग शब्द सुने होंगे, जैसे कि वे उनके लिए तैयार थे, परंतु वे वार्ता के बारे में बात करते हैं लेकिन साथ ही सैन्य लामबंदी की घोषणा करते हैं। वे वार्ता के बारे में बात करते हैं लेकिन यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में छद्म जनमत संग्रह की घोषणा करते हैं। कैसे? फिर क्या सच है? रूस में सैन्य लामबंदी सच है। दिखावटी जनमत संग्रह भी सच है। रूस युद्ध चाहता है और यह सच है, लेकिन रूस इतिहास की धारा को कभी नहीं रोक पाएगा। मानव जाति और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक आतंकवादी राज्य से अधिक मजबूत हैं और एक दिन रूस इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर होगा जो युद्ध उसने शुरू किया है। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि समझौता यूक्रेनी शांति फार्मूले से अलग आधार पर हो सकता है, और यह सही है। और यह स्पष्ट है कि रूसी आतंक जितना आगे बढ़ेगा, इसकी संभावना उतनी ही कम होगी कि दुनिया में कोई भी उनके साथ एक मेज पर बैठने के लिए सहमत होगा।
और अगर मेरे शब्दों का पालन नई रूसी मिसाइलों और आतंकवाद के नए कृत्यों द्वारा किया जाएगा तो यह केवल कमजोरी साबित होगी। इससे रूस की कमजोरी ही साबित होगी। यह रूस की हम पर हावी होने में असमर्थता, दुनिया पर हावी होने में उसकी अक्षमता को साबित करेगा। और यह केवल यह साबित करेगा कि यूक्रेनी शांति सूत्र की 5 वस्तुओं को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष शांति की जरूरत है। इसलिए दुनिया हमारी तरफ है। और अंत में मैं 101 देशों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने आज होने वाले मेरे वीडियो पते के लिए मतदान किया। यह न केवल प्रारूप के बारे में एक वोट था, यह सिद्धांतों के बारे में अधिक वोट था। केवल 7 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, निकारागुआ, रूस और सीरिया मेरे वीडियो एड्रेस के खिलाफ थे। केवल इन 7 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 7 देश ऐसे हैं जो वीडियो एड्रेस से डरते हैं। 7 देश हैं जो लाल बटन के साथ हमारे सिद्धांतों का जवाब देते हैं। केवल 7 देश, 101 काउंटियों ने मतदान किया और 7 देश इसके खिलाफ थे। मेरे प्रिय मित्र, अगर यह गठबंधन हमारे संकल्प के खिलाफ है तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ है कि सभी देशों में किसी भी आक्रमण पर शांति हमेशा बनी रहेगी। और इसका मतलब यह भी है कि दुनिया में शांति के फार्मूले को लागू करने में हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं आज आपका ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर मैं आप सभी की शांति की कामना करना चाहता हूं। यूक्रेन की शान। मैं विधानसभा की ओर से इस भाषण के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहता हूं।